हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। इस क्लास में हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। तो आपको ये बताना है बेटा कि सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका कि जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती है। जो जड़ है वो पौधे को पत्तों से जोड़ती है। फल परागकण में सहायता करते हैं। फूल जो है वो पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो इसमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो फूल होते हैं बेटा वो पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हैं। ये चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। जो ईवीएस होता है उसमें जो नैदानिक परीक्षण होता है वो शिक्षक की सहायता कैसे करता है बेटा? पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, कि आप इससे विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात करते हैं। दूसरा, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपका ईवीएस में विद्यार्थी कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने के लिए। तो बेटा जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, उसमें आप क्या पता लगाते हैं? जो लर्निंग में जो गैप रह जाते हैं, है ना, तो उसका आप पता लगाते हैं। फिर जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उस गैप को पूरा करते हैं, है ना। तो जो नैदानिक परीक्षण होता है उसमें क्या पता चलता है हमें कि कहाँ कमियां रह गई हैं। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा कि विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा क्या है कि ईवीएस शिक्षण अधिनियम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कि जो लर्निंग हुई है उसमें जो प्रॉब्लम आई है या जो गैप रह गया है उसका पता लगाने के लिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है बेटा? विद्यार्थियों की गति का आकलन करने के लिए, नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। डी ऑप्शन क्या कहता है? देखो, ईवीएस में विद्यार्थी कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा, है ना, यह ज्ञात करने में। जब आपको ये पता चल गया कि लर्निंग में क्या गैप रह गया है ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चा किस लेवल पे है, वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है ना। तो यहाँ पर बी और डी, है ना, ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, बी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इसमें ए और सी आपका बेटा गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने का कारण हो सकता है। अब ये जो थीम है आपका यात्रा, आपकी एक थीम कौन सी है? ट्रेवल, है ना। तो उसमें बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को शामिल किया गया है। आपकी 6 थीम है, आपको पता है। तो उसमें से जो आपकी यात्रा वाली थीम है उसमें क्या सम्मिलित किया गया? बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को। तो उसको शामिल करने का क्या कारण था उसमें, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? यह अध्याय जो है लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। बिल्कुल ठीक बात है। जब बच्चा देखेगा कि बछेंद्री पाल तो एक महिला है, कि एक महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो क्या होगा? ये जो लैंगिक भेदभाव होता है, लिंग रूढ़िवादिता है, उसके प्रति क्या है? ये चुनौती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में जो चुनौतियां आती हैं उनका वर्णन करता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो ऊंचाई पर पर्वतों पे जो चढ़ते हैं तो चढ़ाई करते समय क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसका वर्णन करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चे को पता चलेगा, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है? यह अध्याय सामूहिक काम के जो महत्व है उसकी व्याख्या करता है। सामूहिक कार्य कैसे बेटा? इन लोगों ने टीम वर्क किया था, है ना। आपको बताया भी था मैंने कि एक जो लीडर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कि जैसे ग्रुप में सबसे पीछे चलता है, अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसकी मदद करता है ना, सबके रहने का इंतजाम करता है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसकी सहायता करता है ना।
तो जो और सामान उठाने में मदद करता है ना, तो वहां पर क्या इन्होंने टीम वर्क किया था, तो जो सामूहिक कार्य होता है वो उसके महत्व की व्याख्या कर रहा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा, यह अध्याय जो है एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके तो सारे ऑप्शन ठीक है, फिर ए बी सी डी सारे ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? अब आपको बताना है कि कौन इसमें वेट लिफ्टर है। पहला सुनीता विलियम्स, दूसरा बछेंद्री पाल, तीसरा सूर्यमणि, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो बेटा वेट लिफ्टर कौन है इसमें से? कर्णम मल्लेश्वरी है ना। आपको चारों के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है और पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो वेट लिफ्टर कौन है इसमें से? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में कौन सा सही है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत के रूप में प्रस्तुत करता है। जो ईवीएस है वो पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के रूप में एकीकृत करता है। दूसरा क्या है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तीसरा, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। डी ऑप्शन क्या है, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका बेटा। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान को नहीं दिया गया तो इसलिए गलत हो गया। आपकी जो ईवीएस की बुक है बेटा वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों को एकीकृत करती है ना, तो यहाँ पर विज्ञान नहीं दिया इन्होंने, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा कि विषयगत एकीकरण, यहाँ पे भी क्या बोला गया, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है, ये भी गलत हो गया। ये सी ऑप्शन क्या कहता है, विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण, इसमें सामाजिक विज्ञान को नहीं लिया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, सामने की तरफ है, बिल्कुल मेरे समान, है ना। कैसे, जैसे मनुष्य की आंखें होती हैं बिल्कुल सामने, जो मनुष्य है उनकी आंखें कैसी होती हैं, सामने की ओर होती हैं। तो वो पक्षी भी है, उसकी भी आंखें कैसी हैं, जैसे हम लोगों की हैं उसी तरीके से उसकी भी हैं। तो आपके अनुसार वह पक्षी कौन सा हो सकता है जिस पक्षी की तरफ वह इशारा कर रही है? तो बेटा आपको पता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य के समान आगे की ओर होती हैं, बिल्कुल सामने होती हैं? उल्लू है वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उल्लू की आंखें जो होती हैं सामने की तरफ होती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है ना। तो आपको बताना है जो नहीं करता है ना, नेगेटिव पूछा गया आपका। पहला ऑप्शन क्या है, प्रयोग करना, प्रयोग तो किया जाता है इसमें। तकनीकी शब्दों से परिचय, ये नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये आपसे गलत पूछा गया है ना यहाँ पे, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, है ना। नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, तो बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी क्या है, नेगेटिव है। आप बच्चे को तकनीकी शब्दों से परिचय नहीं कराएंगे, आप बच्चे का, बच्चा छोटा है ना। तो आप उससे उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो दैनिक जीवन में जो वो इस्तेमाल करता है ना, तकनीकी शब्दों का आप यहाँ परिचय नहीं कराएंगे। तो आपसे यहाँ क्या कहा गया कि जो नहीं है ना, तो नहीं पूछा गया ना बेटा, तो फिर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही नहीं है। विषयगत दृष्टिकोण ये ठीक है, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध ये भी ठीक है, तो बी आपका गलत है और आपसे गलत पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी योजना का शीर्षक होगा? अब अनीता एक टीचर है, वो कौन सी थीम, परिवार, है ना। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक योजना बना रही है, तो उस इकाई योजना का शीर्षक क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना। तो परिवार, घुमंतु परिवार, ये होना चाहिए क्या? अब बेटा देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब यहाँ आपसे ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना आपको, जो सबको ही शामिल करता होगा, वो ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। जैसे परिवार, घुमंतु परिवार दे दिया यहाँ पे, परिवार के प्रकार एकल परिवार, संयुक्त परिवार दे दिया, है ना। परिवार
एक परिवार के भीतर संबंध दे दिया। अब फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो लास्ट वाला है इसने सबको अपने अंदर समाहित कर लिया है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो जो पेडागोजी का क्वेश्चन होगा बेटा, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो ऑप्शन, अब ये चारों ऑप्शन जो थे ना बेटा, इनमें जो सबसे बेस्ट है वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए क्यों? ध्यान को खींचने के लिए, क्या आप बच्चे का ध्यान खींचने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आप इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है क्लास में कि बच्चे जो नियम है उनका पालन करना है, इसीलिए कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, या फिर आप बच्चों से क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं ताकि बच्चों में जिज्ञासा बनी रहे, है ना। क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, टीचर को बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए और बच्चे को टीचर से क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि जीवंत रहे क्लास, है ना। तो कक्ष में जो क्वेश्चन पूछने वाला युक्ति है ना, जो क्वेश्चन पूछना है वो एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है ना। तो क्यों किया जाता है उसको, ताकि कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाया जा सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। डी ऑप्शन क्या कहता है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, नहीं। तो ए, बी और डी आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन है इसमें, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे, या फिर एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो एकीकृत का क्या मतलब होता है बेटा, एकीकृत का तो मतलब ही होता है ना शामिल करना उसमें, है ना। तो एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए आप कैसी योजना बनाएंगे बेटा, है ना। तो क्या करेंगे हम, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे हम, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ तो एकीकृत की बात की गई ना, हम अलग क्यों करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का अलग अलग अध्यापकों का हम प्रबंध क्यों करेंगे भाई। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का ये भी नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे हम। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो बेटा जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द सुना ही नहीं, कि कुछ बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रदूषण शब्द कभी सुना ही नहीं। अब देखो, जिस शब्द को ही बच्चे ने नहीं सुना, आप उसको प्रदूषण पढ़ाना चाह रहे हैं, जब बच्चे ने शब्द ही नहीं सुना तो वो क्या समझेगा, है ना। और इसीलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा जानता ही नहीं, प्रदूषण शब्द ही वो पहली बार सुन रहा है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो निवेदिता को इस संपत्ति की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन है आपका व्याख्यान विधि, दूसरा विचार मंथन, तीसरा कठपुतली द्वारा नाटक, या फिर क्षेत्र भ्रमण। तो देखो बच्चा छोटा है तो क्या व्याख्यान करना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। विचार मंथन, बच्चा छोटा है तो विचार मंथन भी तो तभी करेगा ना जब उसको उस बारे में पता होगा, है ना। बच्चा तभी तो विचार करेगा, तो ये भी गलत हो गया आपका। जब बच्चे ने शब्द ही पहली बार सुना तो विचार मंथन की तो कोई बात होती नहीं यहाँ पे, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कठपुतली द्वारा नाटक। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप कठपुतली का नाटक कराइए जिससे बच्चे को समझ में आए कि प्रदूषण क्या है। क्षेत्र भ्रमण, आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पर ले जाइए, है ना। आप उस जगह पर ले जाइए जो चीज आप बच्चे को समझाना चाहते हैं, आप बच्चे को वहीं ले जाइए,
है ना, क्षेत्र भ्रमण कराइए। उससे क्या होता है, जब बच्चा अपनी आंखों से देखता है किसी चीज को तो वो बहुत अच्छे से उसे समझ पाता है। तो देखो बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी आपका करेक्ट होगा। ए और बी तो आपका बिल्कुल गलत हो गया है ना। तो सी और डी कहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ना, सी एंड डी ओनली, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि हम बच्चे को क्या करेंगे, हम कठपुतली द्वारा नाटक करेंगे और वो दिखाएंगे और बच्चे को हम क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, है ना। दो चीजें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे हम। घटपर्णी चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है। अब ये जो निपेंथिस है बेटा, ये कैसा पौधा है कि ये क्या करता है, चूहों को, मेंढकों को और कीड़ों को क्या करता है, खा जाता है। तो ये हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा ये पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है घटपर्णी पौधा, भारत में, ये मेघालय में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं। पर्यावरण को कौन से कथन परिभाषित करते हैं। बहुआयामी है और एकीकृत विषय है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पर्यावरण है वो कैसा विषय है, बहुआयामी है और एकीकृत विषय है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी। बेटा कहीं भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना कि हम पर्यावरण अध्ययन जो है उसको परिभाषित करने के लिए पूछा गया, तो हमने कह दिया कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने से पहले विषयों की तैयारी है, या किसी भी उसमें आपको ये ऑप्शन मिले, ये गलत होता है ना। जहां कहीं भी आपको इस तरीके की लाइन मिले कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए तैयारी कराना है इसका उद्देश्य, तो वो गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। सी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया, ये बिल्कुल ठीक है ना, कि बच्चे के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच क्या है, अंतरक्रिया है। पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन है, ये भी गलत है। तो आपका ए और सी होता है इसमें करेक्ट, तो है ना। ए और सी कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, केवल ए और सी है ना। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय की कोई तैयारी नहीं है, ये भी गलत है। पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन भी नहीं है। क्या है कि पर्यावरण एक बहुआयामी है और एकीकृत विषय है, और ये बच्चे के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और डी जो है वो गलत हो जाता है, ए और सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। घरों में निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। अब जो घर हैं बेटा, उनके जो विवरण दिए गए, अब यहाँ पर 3 प्रकार के घरों के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है आपका कि राजस्थान में ग्रामीण लोग जो हैं वो कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान के घर ऐसे ही होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, मनाली में जो है घर को बांस के खंभों पर बनाया जाता है बेटा। अब ये बात बिल्कुल गलत है। बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। अब ये क्या दे रहा है आपको, मनाली, हिमाचल प्रदेश में, तो ये तो गलत हो गया आपका। बांस के खंभों पर जो घर है वो कहाँ बनाए जाते हैं, असम में, तो बी तो आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि लेह में 2 मंजिल के घर जो है वो पत्थरों से बने हैं, और भूतल जो है वो जानवरों के लिए है और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लेह है वहां पर घर कैसे होते हैं, 2 मंजिल के बने हुए होते हैं। जो भूतल होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है, और उसमें क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं। और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो लोग भी क्या करते हैं, वहीं आकर के रहते हैं, भूतल पे ही आके रहने लगते हैं वहां के लोग। और भूतल में जानवर भी रहते हैं और आवश्यक चीजों का भंडारण भी करते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। तो आपका ए और सी करेक्ट हो जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए यहीं पर हमने अपने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपकी प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। थ्योरी की क्लासेस मैंने करा दी हैं, पेडागोजी में करा रही हूँ, और साथ में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।